गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन एमसीक्यू सेशन लाने की कोशिश रहती है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का ये सेशन भी। तो आइए बिना समय गंवाए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान थे? एक्ट ऑफ 1935 के प्रोविजन क्या क्या थे? इसके लिए 4 स्टेटमेंट है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा ध्यान देना आप सर। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? तो एक्ट ऑफ 1935 की। पूरी बात सुनते जाना। 1935 का अधिनियम आया और इस 1935 के अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हुई ध्यान से समझना। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया तो इंडिया पर 2 सबसे बड़े प्रहार किए गए। एक प्रहार था कम्युनल अवार्ड वाली घटना और दूसरी बड़ी चीज़ थी एक्ट ऑफ 1935। इसमें क्या क्या बातें की गई हैं आप इसको नोट कर लेना। पहली चीज़ कि संघात्मक सरकार की बात की गई, संघात्मक सरकार की स्थापना की बात की गई। ठीक है। दूसरी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रांतों को ऑटोनॉमी दी गई। क्या दी गई? प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। ठीक है। केंद्र में क्या लागू किया गया सर? केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, द्वैध शासन को लागू किया गया। ठीक है, राज्यों से हटाकर। अच्छा, यहीं पर बर्मा जो है, आज का जो म्यांमार है, उसे भारत से पृथक किया गया। क्या किया गया? भारत से पृथक किया गया। ठीक है। अच्छा, आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, है ना? 3 सूची कौन कौन सी लिस्ट है आप पढ़ते होंगे ना। तो 3 सूची में विषयों को बांटा गया, संघ सूची, प्रांत सूची या राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा सर रिजर्व बैंक, केंद्रीय रिजर्व बैंक। तो केंद्रीय रिजर्व बैंक की एस्टैब्लिशमेंट की गई और एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। ठीक है सर। तो इसमें देख लीजिए, इसमें राइट आंसर क्या क्या होगा। केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार की बात, क्या ऐसी कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं क्या इसमें? नहीं। एक कमजोर केंद्र और मजबूत प्रांत, ध्यान से सारी चीज़ें समझते रहना। एक कमजोर केंद्र और मजबूत प्रांत, क्यों? क्योंकि प्रांतों को क्या दी गई है? तो प्रांतों को यहाँ पर स्वायत्तता दी गई है ना। प्रांतों को क्या दी गई है? स्वायत्तता दी गई है। तो दूसरा सही। अधिकारों का एक बिल जिसे बाद में मौलिक अधिकारों से बदल दिया गया, क्या कि ऐसी कोई बातें हैं? नहीं। केंद्र में द्वैध शासन, देखो इधर कहीं है केंद्र में द्वैध शासन। तो इतनी डिटेलिंग में ही सिर्फ 2 पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आप सारी बातों को ध्यान रखना। राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ राइट आंसर होगा 2 और 4। तो ऑप्शन देख लो कहीं है क्या? हाँ, 2 और 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्यकारी निर्णय पहली बार किसके माध्यम से किया गया? एग्जीक्यूटिव डिसीजन टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस वाज अराइव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम वाया। ये किसके लिए होगा सर? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के थ्रू। ठीक है। राइट आंसर 2 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में सदर निजामत अदालत की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? अच्छा, एक चीज ध्यान देना, 2 बातें आप ध्यान देना जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन ने पूछा है सदर निजामत, ठीक है, और एक आपने नाम सुना होगा सदर दीवानी। तो सदर निजामत की स्टैब्लिशमेंट कहाँ की गई? मुर्शिदाबाद में। कहाँ की गई? मुर्शिदाबाद में। और सदर दीवानी कैलकाटा। तो ये क्या पूछ रहा है? सदर निजामत। राइट आंसर क्या होगा? मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा, ये सारी बात किसके बारे में है? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में है। तो आइए ज़रा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, ये कब से कब का कार्यकाल रहा सर इसका? तो 72 से 1785 तक। ठीक है। पहली चीज़, इसे फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस कहा जाता है या इसे न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। पहली बात, इसने क्या किया? द्वैध शासन जो लागू था 65 में, इसने 72 में एंड किया। तो द्वैध शासन को इसने क्या किया? एंड किया। ठीक है।
अच्छा, इसी के समय 1774 में कैलकाटा में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। आपका एक नाम पता होगा, सुना भी होगा, एलिजा इम्पे का नाम, जो प्रथम न्यायाधीश भी बनी है ना। 1772 में इसने एक और चीज़ बात करी, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करी, राजस्व बोर्ड की स्थापना करी। ठीक है। अच्छा, 1782 में अगर आपको एक और भी बड़ी चीज़, इसने एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ सॉल्बाई, ये ध्यान रखना। ट्रीटी ऑफ सॉल्बाई किसके साथ, तो मराठों के साथ, मीन्स एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटी साइन करी। कौन सी ट्रीटी थी, कौन से वॉर में, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। इसने एक और युद्ध लड़ा, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और ध्यान देना, जो बता रहे हैं यही रखना है सर, नहीं तो फिर आप देख लेना बाद में, है ना। देखो, अब यहाँ पर पहली बार इसने ही भारत में पहली बार कलेक्टरों की नियुक्ति करी। कलेक्टर की नियुक्ति प्रथम बार किसने करी, तो इसी ने करी, ये भी ध्यान देना। अच्छा, इसके कार्यकाल को रिंग फेंस की नीति कहते हैं या घेरे की नीति कहते हैं, क्या कहते हैं सर, घेरे की नीति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर लंदन में क्या चला, इम्पीचमेंट चला, महाभियोग चला, लेकिन इसके कार्यों को देखते हुए फिर इसे क्षमा भी कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, इसने एक 1784 में इसी के समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट हुई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट। क्लियर है। तो ये सारी बातें आप जरूर ध्यान देना। ये सारी बातें किसके सेंस में है, तो ये सारी बातें वॉरेन हेस्टिंग्स के सेंस में। ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना गया। किसके बारे में सर, केंद्रीकरण। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज कंसिडर्ड एज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, आप इस बात को ध्यान देना सर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1813 में जिसकी शुरुआत हुई वो 33 से पूरा हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 1833 का एक्ट। इसमें क्या क्या बातें हैं तो वो सुन लो। इसमें पहली बात यह है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब किसका गवर्नर जनरल माना जाएगा, भारत का। और इसी में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। चलो, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ध्यान देना, गवर्नर जनरल व उसकी जो काउंसिल होती थी, जो उसकी परिषद होती थी, इन दोनों को मिलाकर अब एक नाम दिया गया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल या भारतीय परिषद, है ना, ये ध्यान देना। अच्छा, यहीं से ये क्वेश्चन है तो इसको लिख भी लो 33 के एक्ट में कि यहीं से पहली बार भारत में केंद्रीकरण की दिशा में या भारत में केंद्रीकरण शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जो क्वेश्चन भी है ना। अच्छा, मकाले आपको याद है, तो प्रथम विधि आयोग का गठन भी इसी एक्ट के तहत। ठीक है। तो ये 4 बातें ध्यान दे दीजिएगा, ये सारी बातें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, द्वैध शासन की शुरुआत। अच्छा, आपने एक एक्ट पढ़ा होगा सर, 1919 का एक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। और इसी एक्ट को क्या कहा जाता है सर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। क्या कहा जाता, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है ना। पहली बार यहीं पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का स्पष्ट प्रयोग किया गया, मीन्स उत्तरदायी सरकार का स्पष्ट प्रयोग ब्रिटिश ने किया, है ना, ये भी ध्यान देना है। अच्छा, इसी समय जो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, द्वैध शासन की क्या हुई, स्थापना हुई। कहाँ पर स्थापना हुई द्वैध शासन की स्थापना, तो प्रांतों में। कहाँ पर, प्रांतों में। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी बात कर लें। केंद्र में क्या किया गया, केंद्र में सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई,
है ना। और इसमें कौन कौन सी, तो 2 सदन थे, द्विसदन मतलब 2 सदन, प्रथम सदन और द्वितीय सदन या दूसरा सदन, पहला सदन और दूसरा सदन। अच्छा, प्रथम सदन में क्या बात होता था सर, आपने एक नाम सुना होगा राज्य परिषद, हिंदी में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, इंग्लिश में आपने सुना होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा क्या होगा सर, केंद्रीय विधानसभा। इस केंद्रीय विधानसभा का मीनिंग क्या है सर, तो लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, तो ये जरूर ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा 1919, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कैबिनेट मिशन योजना में भारत के लिए क्या परिकल्पना की गई थी। ठीक है, तो आइए जरा कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में समझ लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान एमसीक्यू सेशन है, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं, ज़्यादा डीलिंग, है ना। तो आइए बात करें, ये कब आया सर, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, अच्छा, इसके सदस्य कौन कौन से थे, तो सदस्य के बारे में आपको पता ही है, स्टेफर्ड, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, है ना, क्या लिखा जाए, स्टेफर्ड लिख लेते हैं सर। ठीक है, एबी अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, और तीसरे थे पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, अच्छा, इसमें ज़रा इस बात को आप ध्यान देना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इसमें पहली बार संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात की गई। ठीक है, किसकी बात की गई, सभा के गठन की बात की गई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इस मिशन ने क्या किया, राज्यों के संघ की परिकल्पना की, तभी तो संविधान की बात कर रहा है ना, तो राज्यों की संघ की परिकल्पना की। तो राइट, देखो इस चारों में यही एक दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। विशेष कलकत्ता सत्र में 1920 में, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था, की अध्यक्षता किसने की थी। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा, लाला लाजपत राय, है ना। फाइनली आप देखोगे कि कलकत्ता से ये असफल रहा, उसके बाद दिसंबर में फिर क्या हुआ, नागपुर सेशन हुआ, और उस नागपुर सेशन में वीर राघवचारी अध्यक्ष बनेंगे, और यहीं से क्या हुआ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि हम भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 देखते हैं क्या है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया, ड्राफ्ट किसने तैयार किया, इसके बारे में समझना है। देखो, भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसमें इस बात को ध्यान देना कि जब ये भारत छोड़ो की बात शुरू हुई तो जवाहरलाल नेहरू के कॉन्टेक्स्ट में ये आंसर जाता है। और एक और नाम आप ध्यान देना, एक नाम है अरुणा आसफ अली। क्या नाम है, अरुणा आसफ अली, कट टू कट बात कर रहे हैं ना। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायिका के रूप में जाना जाता है, नायिका के रूप में। तो ये ध्यान देना, कई बार पूछा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन का स्वागत और स्वीकार किया गया। अच्छा, एक बात बताओ, जब राष्ट्रवाद बढ़ेगा तो क्या क्रिप्स मिशन को स्वीकार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो इसमें कोई भी बात नहीं होगी, कांग्रेस तो एटलीस्ट नहीं होगी, है ना। अब आइए ज़रा इसके बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के आंसर अपने आप निकल जाएंगे। देखो, क्रिप्स मिशन कब आया, तो आया सर 11 मार्च 1942 को। कब आया, 11 मार्च 1942 को। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड वॉर के बाद ये आके क्या कह रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो चल रहा था, उसने क्रिप्स मिशन ने कहा कि भाई आप हमें सपोर्ट करिए, और इस सपोर्ट में हम आपको 2 चीज़ें देंगे, और 2 चीज़ों में सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, और आपके लिए हम संविधान निर्मात्री परिषद की बात करेंगे, या उसकी स्थापना का अधिकार भी आपको देंगे। याद है, इसी को गांधी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद है, क्यों, क्योंकि नेशनलिज्म बढ़ा हुआ था और राष्ट्रवाद बढ़ा हुआ था, तो हमें स्वराज से कमतर कुछ भी नहीं चाहिए था, और इसी के लिए इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात, एक और चीज़ ध्यान देना, क्रिप्स मिशन ने क्या किया,
इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी बात करी थी, है ना। तो कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, हिंदू महासभा ने अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग के जिन्ना ने इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें स्पष्ट मांग पाकिस्तान की शामिल नहीं थी। तो जब स्पष्ट मांग शामिल नहीं थी तो वो भी अस्वीकार कर दिया। राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो गदर पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएस में किसके द्वारा की गई? अच्छा ध्यान देना, हमने कल आपको बताया भी था पिछले सेशन में, कल वाले में, कि जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही थी तो वो भारत के अंदर भी चल रही थी और इंडिया से बाहर भी चल रही थी। तो इंडिया से बाहर कहाँ? पेरिस में, लंदन में, और कहाँ पर? यूएसए में, है ना। एक नॉर्थ अमेरिका में भी चल रही थी, तारकनाथ दास वहाँ से लीड कर रहे थे। इनका नाम याद रखना, तारकनाथ दास। क्या लेके चल रहे थे ये? तो ये एक पत्रिका निकाल रहे थे जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान, है ना। फिलहाल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन के बारे में क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, लाला हरदयाल। लेकिन गदर पार्टी की स्थापना कब हो गई? 1913 में। इसके सदस्य सोहन सिंह भाखना जैसे लोग थे, भाई परमानंद जैसे लोग थे, और लाला हरदयाल जैसे लोग थे। ये क्या करती थी सर? तो एक पत्रिका निकालती थी ये संस्था जिसका नाम था गदर, है ना। इसका हेडक्वार्टर खुद ही इसने आंसर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को। राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का बी। 20 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, है ना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और आज के सेशन का शायद ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आप एक दिन बताना, मैं आपको लंबा वो करा दूंगा, जैसे मैराथन टाइप का, आप बताओगे तो करा देंगे, है ना। पूना पैक्ट के बारे में क्वेश्चन है। पूना पैक्ट के बारे में आप बताना सर। पूना पैक्ट के बीच एक समझौता हुआ था, तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, ये चीज़ें आप बताना। अच्छा, पूना पैक्ट को ना पूरा डिटेल कर लेते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं, है ना। देखो, पूना पैक्ट के बीच ये कब की बात है? तो ये बात है सर 26 सितंबर 1932। ठीक है। अच्छा, पूना पैक्ट क्यों, किस पर आधारित था? तो ये ध्यान देना सर, किस पर आधारित था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना। कोई भी चीज़ें ना बहुत हल्की चीज़ें नहीं बताते अपन, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर आधारित। ठीक है। अच्छा, इसे एक और समझौता के नाम दिया गया है, यरवदा समझौता। गांधी जेल में थे उस समय, है ना। अब एक चीज ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि सर इस पूना समझौता का जो फाइनल ड्राफ्ट है, अंतिम मसौदा जिसे कहा गया, अंतिम मसौदा किसने तैयार किया था? तो एक नाम आप ध्यान रखना, CR मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलो, अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर क्या था सर, इस एक्ट के अनुसार क्या कहा गया कि दलितों के लिए हम पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया, और दलितों की जगह इस पैक्ट के तहत, चूंकि अंबेडकर मान भी नहीं रहे थे, और अंबेडकर जब नहीं मान रहे थे, कॉन्सेप्ट सुन लो, चूंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, उनको पृथक निर्वाचन देना चाह रहे थे, किनको? दलितों को। अंबेडकर इस बात को लेकर खुश थे, तो लेकिन गांधी खुश नहीं थे। तो गांधी और अंबेडकर अंबेडकर को मनाने की कवायद तेज हो गई, बट अंबेडकर मानने को राजी नहीं हो रहे थे। इसी सेंस में गांधी ने क्या कर दिया, हंगर स्ट्राइक कर दिया, है ना। तो फाइनली वो मान गए और उन्होंने पृथक निर्वाचन छोड़ दिया, लेकिन दलित वर्गों के लिए कांग्रेस के अंदर उन्होंने रिजर्वेशन ले लिया, और इसी रिजर्वेशन के बाद जब अंबेडकर मानेंगे तभी साइन होगा, और उसी को पूना पैक्ट कहा जाएगा। तो दलित वर्ग के लिए जब क्या हुआ, रिजर्वेशन की बात की गई, कितनी सीटें रिजर्व की गई? तो पहले 71 से बढ़ाकर 148 सीट रिजर्व कर दी गई, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब केंद्रीय विधानसभा, वहाँ पर 18% सीट को क्या कर दिया गया, दलितों के लिए रिजर्व कर दिया गया, है ना। तो ये है पूरा पूना पैक्ट। तो ये आज के सेशन का क्या था सर? तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिलहाल किसके बीच समझौता था? तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, मालवीय और अंबेडकर, है ना। और अच्छे से बात करें तो गांधी और अंबेडकर, लेकिन चूंकि साइन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने और अंबेडकर ने। अब मदन मोहन मालवीय क्यों? क्योंकि गांधी उस समय जेल में थे, तो ये गांधी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कौन? मदन मोहन मालवीय। ठीक है। तो आज टोटल 11 क्वेश्चन थे, और इसका राइट आंसर C होता है। चलो, आप बताना कैसा लगा सेशन, हमें ज़रूर बताइएगा। और
देखो कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये भी हो सकता है, वैसे कोशिश रहेगी कि कल से आपका सेशन कुछ दिन 2-3 दिनों तक डिस्टर्ब रहेगा, बट कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट हम आपको एक सेशन ज़रूर दे दें। 2-3 दिनों की बात है, फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, परिवार बड़ा करिएगा तो हम बहुत बड़े मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म से बहुत सिस्टमेटिक वे में इस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे। इस साल में ये कोशिश है कि सारी चीज़ें बहुत प्लान्ड तरीके से स्टार्ट हो जाए। कई बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शनल कब स्टार्ट होगा सारी चीज़ें, तो देखो कोशिश है कि इस वर्ष 1-2 महीने में ये सारी चीज़ें अपन कर दें। हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट कर दें, है ना, हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट कर दें। कई बच्चे कह रहे हैं सर वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो किसी भी संस्थान में अपन जुड़ते हैं तो वहाँ पे मेरी भूमिका कम होती है, वो डायरेक्टर की भूमिका ज़्यादा होती है। तो डायरेक्टर अगर मुझे नहीं बुलाना चाह रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँगा, है ना, समझ रहे हो। मुझे बुलाने में थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो इसलिए वो नहीं बुलाना चाह रहे होंगे कई लोग ऐसे, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सेपरेट बैच लेकर आएंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल का कंप्लीट बैच लेकर आएंगे, और हर मतलब जीएस के हर पोर्शन में जो हिस्ट्री का रोल है उसका सेपरेट बैच लेकर आएंगे, है ना। बहुत सारे प्लान हैं, कुछ जैसे एक छोटे छोटे सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसके लिए भी सेपरेट बैच लेकर आएंगे। फिर आपका एक और है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, उसके लिए भी, और एक साइंस एंड टेक के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें तभी मूर्त रूप ले पाएंगी जब थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, जिससे हम डिजिटल बोर्ड ले सकें और डिजिटल बोर्ड लेकर अपना सेटअप डाल सकें। तो इस वर्ष ये कोशिश है कि 1-2 महीने में ये सारी चीज़ें हो जाएं। तो देखो जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना जल्दी हम हाजिर होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।